अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही यस है। मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम में हमें पता है कि हमने वेंट्रिकल्स के नाम पहले भी पढ़े हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके बाद, और देन फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि यहाँ पे हमें शो किस तरह से हो रहे हैं। ये हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है, ये आया थर्ड वेंट्रिकल में, और ये आगे से फिर ड्रेन हो गया फोर्थ वेंट्रिकल में। ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या है? सीएसएफ फिल्ड कैविटीज़ हैं ब्रेन के अंदर। इनमें एपेंडाइमा होता है, जिसमें क्या कौन कौन से हैं? राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ। दरमियान में जो इनकी चीज़ आती है वो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना ऑफ मोनरो है। थर्ड वेंट्रिकल जब ड्रेन होता है फोर्थ वेंट्रिकल में, तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू, सेरेब्रल एक्वेडक्ट जिसका हमने पहले नाम पढ़ा था उसे सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, उसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में ड्रेन होता है। फोर्थ वेंट्रिकल आगे स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होता है वो बनाता है, और जहाँ पे सेंट्रल कैनाल एंड होती है वहाँ पे जाके वो टर्मिनल वेंट्रिकल बना रहा होता है। फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट कर रहा है सब एरिकनॉइड स्पेस से। कैसे? वेंट्रिकल्स में सीएसएफ बन रहा है और स्टोर हो रहा है, और फिर यहाँ से आगे सब एरिकनॉइड स्पेस में जा रहा है। सब एरिकनॉइड स्पेस में कैसे जा रहा है? वो फोर्थ वेंट्रिकल का कम्युनिकेशन है सब एरिकनॉइड स्पेस के साथ। कहाँ कहाँ से? फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो कि मिडलाइन में होता है, और फोरामेन ऑफ लुस्का जो कि उसकी लेटरल वॉल्स पे होता है। ठीक है। फोरामेन ऑफ मेजेंडी एक होता है जो कि मिडलाइन में है, और लुस्का दोनों लेटरल वॉल्स पे एक एक होता है। फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। लेटरल वेंट्रिकल पहले हम पढ़ चुके हैं। दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स में सी शेप कैविटी होती है, जिसकी बॉडी थी एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड देन इंफीरियर हॉर्न था। ठीक है। ये इस तरह से लेटरल वेंट्रिकल है, ये जो ग्रीन शेप में दिखाया हुआ है। एंटीरियर हॉर्न, बॉडी, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इंफीरियर हॉर्न। लेटरल वेंट्रिकल ड्रेन होके यहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू आ गया थर्ड वेंट्रिकल में। ये हमारे पास आ गया थर्ड वेंट्रिकल, जो कि दोनों थैलेमस के दरमियान में प्रेजेंट था। ये थर्ड वेंट्रिकल ये ड्रेन किया है फोरामेन ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में। ये जो बना हुआ है ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ठीक है। इसके अंदर ड्रेन करता है थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। फोर्थ वेंट्रिकल आगे कंटिन्यूएशन बनाता है सेंट्रल कैनाल की। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो क्या है? लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है विद थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। कहाँ पे होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे दिखाया हुआ है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और ये हमारे पास आ गई सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये ऊपर से दिखाया हुआ है इंटीरियर साइड से, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये ड्रेन कर रहे हैं यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल ड्रेन कर रहा है यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल क्या है? स्लिट लाइक क्लेफ्ट है दोनों थैलेमस के दरमियान में। एंटीरियरली लेटरल वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना, जिसे हमने फोरामेन ऑफ मोनरो कहा है। पोस्टीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल से करता है थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस आ गई, नैरोस्ट पार्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टम का, एपेंडाइमा से लाइनिंग हुई होती है इसकी। इसमें कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं होता। कोरोइड प्लेक्सस क्या चीज़ है आगे चल के देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ सीएसएफ कहाँ से है? थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में, और ये क्या बनाता है? सेंट्रल कैविटी बना रहा है मिड ब्रेन की। जैसे हमने पढ़ा था कि ये मिड ब्रेन में सेंट्रल कैविटी बना रहा होता है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट क्या है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट के अबव थर्ड वेंट्रिकल है और बिलो फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल पे आ जाते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल का आप लोगों को पहले से ज़्यादा आइडिया था। फोर्थ वेंट्रिकल को देखते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी टेंट शेप इसकी कैविटी है। ठीक है, जैसे टेंट फॉर्मेशन हुई हो। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें क्लियर होगा। ये देखें,
जैसे बीच में से उभरा हुआ होता है टेंट की तरह से, उस तरह से इसकी कैविटी है, ठीक है। और जब हम इसको लेटरल व्यू में देख रहे हैं तो हमें फिर वो ये इस तरह से नज़र आ रही है। जब हम इसे समझेंगे, इस साइड से देखेंगे, जो हमारा इसका इंटीरियर व्यू बनेगा तो ये टेंट की तरह प्रोजेक्शन हुई हुई होगी ऊपर, ठीक है। समझ आई बात की? यस मैम। और जब हम लेटरल साइड से देख रहे हैं तो हमें ये इस तरह से नज़र आ रही है। टेंट शेप्ड कैविटी है जिसमें एपेंडाइमा से लाइनिंग हुई हुई है, इसमें रूफ है, फ्लोर है और इसकी लेटरल बाउंड्रीज हैं। ये इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। एपेंडाइमा से लाइनिंग हुई हुई है, यहाँ पे ये सेरिबेलम आ गया। हमने ये पढ़ा था कि फोर्थ वेंट्रिकल का जो अपर हाफ है वो पॉन्स में और लोअर हाफ मेडुला में होता है, ठीक हो गया। अबव क्या है इसके? सेरिब्रल एक्विडक्ट है, बिलो सेंट्रल कैनाल है, सब एरिकनोइड स्पेस में इसकी कम्युनिकेशन फोरामेन ऑफ मेजेंडी मिड लाइन में और फोरामेन ऑफ लुस्का जो कि लेटरल साइड्स पे है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये दिखाती हूँ आपको। अच्छा, क्रेनियल पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये किस चीज़ से बन रहा है? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स से। सेरिबेलम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सेरिबेलर पेडंकल्स हैं, सेरिबेलम है ये प्रेजेंट, और ये जो इसका बन रहे हैं वो सेरिबेलर पेडंकल होते हैं। ये सुपीरियर पेडंकल्स हैं और ये इंफीरियर पेडंकल्स हैं। तो जो क्रेनियल पार्ट है वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से बन रहा है और जो कॉर्डल पार्ट है वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से बन रहा है। जो टेंट शेप्ड रूफ है वो सेरिबेलम के अंदर जा रही है, जैसे ये देखें ये सेरिबेलम है, ये टेंट शेप्ड रूफ सेरिबेलम के अंदर चली जाती है। जो सुपीरियर पार्ट है वो किससे बना हुआ है? वाइट मैटर, जिसमें सुपीरियर मेडुलरी वेलम आता है, और जो इंफीरियर पार्ट है उसमें इंफीरियर मेडुलरी वेलम आता है। ये चीज़ जो बन रही है ये सुपीरियर मेडुलरी वेलम है और ये नीचे की तरफ इंफीरियर मेडुलरी वेलम है, ठीक है। समझ आ रही है बात की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये है क्या? थिन शीट है। मेडुलरी वेलम्स क्या चीज़ है? थिन शीट है जो कि एपेंडाइमा और पायामेटर से मिलके बनी हुई है। अपर हाफ इसका पॉन्स में है, जो लोअर हाफ है उसका वो मेडुला में है। इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये सेरिबेलर पेडंकल्स आएंगे जो इसको बना रहे हैं, ये शो हुए हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है, और ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इंफीरियर हाफ जो है रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल का, वो उसकी पियर्सिंग हुई होती है मिड लाइन से, जो कि बनता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। कहाँ पे? ये ऊपर से उन्होंने हटा के दिखाया हुआ है, ये पूरी कवरिंग थी, ये उन्होंने यहाँ से इसकी पियर्सिंग हुई भी होती है और ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी बन रहा है, ठीक है। ये उन्होंने ये देखें फ्लैप उठा के दिखाया हुआ है, ये फ्लैप वापस रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और अंदर की तरफ ये दिखाया हुआ है ये कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट है, और यहाँ पे आ गया फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो कि मिड लाइन में प्रेजेंट है। लेटरल रिसेसिव फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो लेटरली जा रहे होते हैं मेडुला के अराउंड और इंटीरियरली ओपन हो रहे होते हैं एज फोरामेन ऑफ लुस्का ऑन लेटरल ओपनिंग्स ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये यहाँ पे, ठीक है, ये लेटरल रिसेसेस हैं फोर्थ वेंट्रिकल के लेटरल साइड्स पे, और यहाँ पे ये दोनों आ गए फोरामेन ऑफ लुस्का। ऑलराइट, ये फोरामेन ऑफ मेजेंडी हो गया जो कि सेंट्रल था, और ये दोनों साइडों पे फोरामेन ऑफ लुस्का हो गए, ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई है? यस यस मैम। मैम। अब सीएसएफ का फ्लो किस तरह से हो रहा है? लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे सीएसएफ बन रहा है। सीएसएफ बना, लेटरल वेंट्रिकल में आया थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना, थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना थर्ड वेंट्रिकल में आया, थर्ड वेंट्रिकल से थ्रू सेरिब्रल एक्वेडक्ट फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू फोरामेन ऑफ लुस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी सब एरिकनोइड स्पेस में आया, सब एरिकनोइड स्पेस से एरिकनोइड विलाय में और ड्यूरल वीनस साइनसेस में आया, वहाँ से वीनस ब्लड में गया, वीनस ब्लड हार्ट में और लंग्स में गया, वहाँ से आर्टीरियल ब्लड आया, वो वापस आया तीनों वेंट्रिकल्स में, और उन्होंने फिर सीएसएफ प्रोड्यूस किया और इस तरीके से फ्लो करता रहता है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सीएसएफ जो बन रहा है, जो मतलब कि वो रीन्यू बार बार हो रहा है, क्योंकि वो जो सीएसएफ था वो वीनस साइनसिस के थ्रू वीनस ब्लड में शामिल होके हार्ट में चला गया, और वहाँ से फिर उसने हार्ट और लंग्स में जाके वो रीन्यू होके ब्लड आया, और फिर उस ब्लड ने दोबारा सीएसएफ बनाया। ये नहीं कि सीएसएफ जो बन रहा था वो वहीं का वहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सेंट्रल केनाल क्या है? जो फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे स्टार्ट हो रही थी वो सेंट्रल केनाल है, सुपीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल है, इंफीरियरली
इंफीरियर हाफ ऑफ मेडुला में थी और थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो जो हमने एक बीच में पढ़ा था जो गोला सा बना होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो सेंट्रल कैनाल थी। कॉनस मेडुलरिस जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है वहाँ पे जाकर ये टर्मिनल वेंट्रिकल बना देती है। लोअर एंड पे ये क्लोज होती है, सीएसएफ से फिल्ड है, लाइनिंग इसकी एपेंडाइमा से हुई हुई है, लेकिन इसमें कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट नहीं है। कोरोइड प्लेक्सस क्या चीज़ है? कोरोइड प्लेक्सस ही मेनली जो है वो सीएसएफ बना रहा होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में और फोर्थ वेंट्रिकल में। कहाँ प्रेजेंट नहीं है? सेरिब्रल एक्विडक्ट में और सेंट्रल कैनाल में ये प्रेजेंट नहीं है। होता किस तरीके से है? फोल्डेड सी सरफेस होती है, जैसे हमने इंटेस्टाइन की सरफेस देखी हुई है ना, विलाय प्रेजेंट होते हैं उस तरह से। और हर फोल्ड में वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है एपेंडाइमा की, और सीलिया और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे सीएसएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो ब्लड आ रहा है वो कैसे सेपरेट है वेंट्रिकुलर ल्यूमेन से? बाय एंडोथीलियम, बेसल मेम्ब्रेन और एपेंडाइमा की एपिथेलियम से। ये देखें, इस तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं। विलाय, सीलिया, माइक्रोविलाय और सीलिया प्रेजेंट है, आपस में टाइट जंक्शंस होते हैं और इस तरह का ये प्लेक्सस होता है। ठीक है, और ये ल्यूमेन है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करेगा। ये एंडोथीलियम है कैपिलरी की जिसने से सेपरेट किया हुआ है इन सेल्स से, और ये आपस में कैविटी जो वेंट्रिकल की कैविटी है जिसमें सीएसएफ बन के यहाँ पे आ रहा है, वो और ब्लड का इससे आपस में कनेक्शन नहीं है। ये कोरोइडल प्लेक्सस दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है, ये पूरा जो कवर हुआ है। ठीक है, ये कोरोइडल प्लेक्सस हो गया। इस तरीके से कोरोइडल प्लेक्सस प्रेजेंट होता है और हाईली वस्कुलर होता है, जो एरिया वो बताया हुआ है। हाँ जी, ये फोर्थ वेंट्रिकल का कोरोइडल प्लेक्सस दिखाया हुआ है कि वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है कोरोइडल प्लेक्सस की लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल्स की वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और बेसिलर आर्टरी से आ रही है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल का कोरोइडल प्लेक्सस है उसे पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी करिए। अब इसको आप खुद ही थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल ये दोनों प्रेजेंट है सेरिब्रम में, तो वहाँ पे हमारे पास आ रही थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, जबकि हम बेसिलर से भी नीचे आ गए हैं, जबकि हम फोर्थ वेंट्रिकल के केस में सेरिबेलम के करीब आ गए हैं, तो वहाँ पे जो वर्टिब्रल आर्टरी थी और अपनी ब्रांचेस दे रही थी, वहाँ पे इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी दे देती है। ठीक है, वीनस ड्रेनेज हमने पढ़ लिया कि वीनस ब्लड जो है वो इंटरनल सेरिब्रल वेन्स में जाएगा, जो कि फिर ग्रेटर सेरिब्रल वेन बनाएंगी, और सेजिटल साइनस जो बन रहा होता है, साइनसेस हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े थे कि वो स्ट्रेट साइनस में जाते हैं और फिर वहाँ से वीनस ब्लड इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है। सीएसएफ बन कहाँ रहा है? कोरोइडल प्लेक्सस ऑफ लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल में। सबएरेक्नोइड स्पेस है, वेंट्रिकल्स हमने पढ़ ली, अब आ गई सबएरेक्नोइड स्पेस। सबएरेक्नोइड स्पेस क्या है? पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर के दरमियान की जो स्पेस है उसे सबएरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। इसमें सीएसएफ फिल्ड होता है, लार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें ब्रेन की, और इसमें पूरे ब्रेन को कम्प्लीटली कंबाइन किया होता है, सिर्फ ब्रेन को नहीं, स्पाइनल कॉर्ड को भी। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स को भी टिल दे लीव द वर्टिब्रल कैनाल। और कहाँ कैसे प्रेजेंट होती है? अलॉन्ग द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इंफीरियरली कहाँ एंड हो रही है सबएरेक्नोइड स्पेस? एट द लेवल ऑफ S2। सबएरेक्नोइड सिस्टर्न्स क्या चीज़ है? हमने कहा कि पूरे ब्रेन को सबएरेक्नोइड स्पेस ने कवर किया हुआ होता है, लेकिन बाज़ जगह पे है कि वो उसके फोल्ड को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहा होता, बल्कि जो है वो थोड़ा सा लूज होता है, वहाँ से यूँ कह लें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टर्न है। एट सर्टेन प्लेसेस एरेक्नोइड डज नॉट क्लोजली फॉलो द सर्फेस ऑफ ब्रेन एंड एक्सपैंड्स टू फॉर्म द सबएरेक्नोइड सिस्टर्न्स। जैसे कि यहाँ पे देखें आप कि इसने एग्जैक्टली ये कॉन्स के कर्वेचर को फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा एक्सपेंडेड था, जिसे हमने कह दिया पोंटाइन सिस्टर्न। यहाँ पे सेरिबेलम था और ये मेडुला था, इनके दरमियान में एग्जैक्टली फॉलो करने के बजाय यहाँ पे सिस्टर्न बन गया, जिसको हमने नाम दिया सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न। नेक्स्ट हमारा आया इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न, यहाँ पे इस रीजन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है हाइपोथैलेमस और हाइपोफिजियल फॉसा, यहाँ पे ये इंटरपेडेंकुलर सिस्टम इसके दरमियान में बन जाता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, यही याद रख लीजिएगा बस। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या चीज़ है? ब्लड ब्रेन बैरियर ये है कि वो जो आपस में
ब्लड और ब्रेन को या ब्रेन सेल्स को और ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, ब्रेन में ब्लड को नहीं आने देता। किस किस चीज़ से मिलकर बन रहा है? एंडोथीलियम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से और फुट प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट से। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। ये एस्ट्रोसाइट्स दिखाए हुए हैं जो कि ये बाकी बॉडी का दिखाया हुआ है कि इसमें कोई बैरियर नहीं है, जबकि इसमें दिखाया हुआ है एस्ट्रोसाइट्स का कि वो किस तरीके से कवर करके उन्होंने रखा हुआ होता है और वो इसको आपस में कम्युनिकेट नहीं करने देते। आगे लियंस है। टीलेंसेफेलॉन के लियन सबसे पहले पढ़ते हैं। टीलेंसेफेलॉन में हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या वजह हो सकती है? कोई ट्यूमर, कोई सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा या आइट्रोजेनिक का मतलब होता है अननोन कॉज। फीचर्स डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस एरिया में जो है वो कोई ट्यूमर हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से फिर उसका लियन आएगा। जैसे कि अगर बेजल न्यूक्लियाई के होंगे तो बेजल न्यूक्लियाई हमारे पास कौन से थे? कॉर्डिएट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इनका कनेक्शन होता है इंटरनल कैप्सूल के साथ। ठीक है, अब इंटरनल कैप्सूल में हमारे पास जो फाइबर्स आ रहे थे उनमें डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? हेमीप्लीजिया हो जाएगा, एंटीरियर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ एंटीरियर कैप्सूल। अगर कोई ट्यूमर है और वो उसके ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहा है एंटीरियर 2/3 पे इंटरनल कैप्सूल के, तो फिर वहाँ पे उसकी वजह से प्रोग्रेसिव स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया आएगा। अगर पोस्टीरियर 1/3 पे कर रहा है तो इम्पेयरमेंट आएगी सेंसेशंस की ऑन द ऑपोजिट साइड। इंटरनल कैप्सूल का अगर लीजन हो जाए तो वस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। एक सेकेंड, हाँ जी, वस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है जिसमें क्या आ जाता है? सेंसरी या मोटर लॉस आ जाएगा ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, मिडिल टू लेट लाइफ में होती है। कॉज क्या है इसका? कॉज अननोन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, लेकिन इसमें फीचर्स क्या आते हैं? मेमोरी लॉस हो जाती है, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, डिटोरिएशन इन स्पीच और रेस्टलेसनेस होती है। सुना होगा आपने अल्जाइमर्स का नाम, तो बहुत ज़्यादा सुना होगा। अब हम आ जाते हैं मोटर कॉर्टेक्स पे। मोटर कॉर्टेक्स हमारा कौन सा था जी बताएं? फ्रंटल था कि पैराइटल था मोटर वाला? फ्रंटल मैम। फ्रंटल था। फ्रंटल। इसमें अगर हमारे प्राइमरी मोटर एरिया में आता है लियन, तो सिवियर पैरालिसिस हो जाएगा कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे। ठीक है, इसके अलावा जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर्स आएंगे। अगर सेकेंडरी मोटर एरिया का लियन आता है तो स्किल्ड मूवमेंट्स हमारी इफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर दोनों एरियाज में डिस्ट्रक्शन आती है तो फिर कंप्लीट जो है वो लॉस आ जाएगा मूवमेंट का, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस आ जाएगा विद मसल स्पैस्टिसिटी, हाइपरटोनिया हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों? ये हम लोगों ने इनके फंक्शंस पढ़े हुए हैं मोटर एरियाज के, कॉर्टिकल एरियाज के। अब उनके हिसाब से है कि जो सेकेंडरी मोटर एरिया था वो स्किल्ड मूवमेंट्स को मैनेज कर रहा था, तो उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। हाँ जी, अगर फ्रंटल आई फील्ड में हो जाता है लियन, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेविएट कर जाएंगी टू द साइड ऑफ द लियन, और इनएबिलिटी होगी कि उनको, मतलब एक तो सिर्फ ये कि डेविएशन हो गई है, लेकिन ये कि वो दूसरी साइड पे उसको टर्न भी नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कोई इरिटेटिव लियन होगा तो वो दोनों आइज को कॉज करेगा कि ऑपोजिट साइड पे डेविएट कर जाए, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगी। ब्रोकाज एरिया क्या था? ब्रोकाज एरिया स्पीच एरिया था, मोटर स्पीच एरिया था। इसमें एक्सप्रेसिव एफेजिया आ जाएगा, यानी कि वर्ड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। ये जब मैंने आपको ब्रोकाज एरिया पढ़ाया था तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। लेकिन वो सोच सकेगा, उसे समझ आएगी, लिख सकेगा, लेकिन उससे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं हो रहे होंगे। वर्निक्स एरिया में अगर आ जाएगा तो वर्निक्स हमारा था कि जो एप्रीहेंड करता है स्पीच को, जो कि समझता है कि क्या वर्ड बोला गया। सेंसरी स्पीच एरिया है। अगर उसमें लियन आ जाता है तो रिसेप्टिव एफेजिया होगा, यानी कि उसे वर्ड्स जो सुनाई दे रहे हैं वो उसे समझ ही नहीं आएंगे कि क्या बोला, या जो लिखा हुआ वर्ड है उसे समझ नहीं आएगा कि उसने क्या पढ़ा। लेकिन वो उसकी फ्लुएंट स्पीच होगी, वो बोल सकेगा बिल्कुल, लेकिन उसे मीनिंग्स वगैरह नहीं पता होंगे क्योंकि उसे ये उसका सेंसरी और मोटर का कनेक्शन नहीं है।
अगर दोनों एरियाज में आ गया है डिफरेंस, ब्रोकाज में भी और वर्निक्स में भी, तो दोनों मोटर और स्पीच एरिया दोनों इफेक्ट हो गए, जिसकी वजह से ग्लोबल एफेजिया आएगा, यानी कि ना तो वो समझेगा बात को और ना वो बात कर पाएगा प्रॉपर। एंगुलर गाइरस में अगर डिफरेंस आता है, एंगुलर गाइरस कहाँ है, ये जो ब्राउनिश सा एरिया दिखाया हुआ है ये एंगुलर गाइरस है। ये हमारा कनेक्शन बनाता है बिटवीन ब्रोकाज एरिया एंड वर्निक्स एरिया। अगर एंगुलर गाइरस में लीजन आया है तो इन दोनों का आपस का कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, और जब इनका आपस का कनेक्शन लॉस्ट हो गया तो ना तो उसे पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, और एग्राफिया यानी कि लिखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी जो डिवीजन ऑफ पाथवे था वर्निक्स एरिया में और विजुअल एसोसिएशन एरिया में वही लॉस हो गया, ठीक है। अब आ गए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर या ट्रॉमेटिक लीजन होता है तो उसमें क्या होगा, इनिशिएटिव और जजमेंट जो थी, जो उसकी पर्सनैलिटी मेकिंग थी, वो लॉस हो जाएगी। केयरलेस हो जाएगा ऑफ द ड्रेस एंड अपीयरेंस, डोपामिनर्जिक इनर्वेशन लॉस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया, जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं आप लोग, वो कह लें, उसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, फ्रंटल ल्यूकोटमी करते हैं या लोबेक्टमी करते हैं, ताकि इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस जो है पेशेंट्स की वो वापस लाई जा सके, ठीक है। ल्यूकोटमी क्या होती है, फाइबर्स को अंदर से कट कर देना, और लोबेक्टमी क्या होती है कि वो वाले लोब का थोड़ा सा पार्ट ही कट कर देना। नेक्स्ट हम आते हैं लीजन्स ऑफ सेंसरी कॉर्टेक्स पे, जो कि हमारा था पेराइटल लोब। इसमें प्राइमरी समस्थेटिक एरिया आ रहा है, अगर उसमें लीजन आया तो कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो जाएगा डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स में। सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया आया तो कोई रिकग्नाइजेबल सेंसरी डिफेक्ट नहीं आता उसमें, क्योंकि वो सिर्फ उसको असिस्ट कर रहा होता है। समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया आया तो उसमें एस्टीरियोग्नोसिस आएगा, यानी कि एक चीज़ अगर हाथ में पकड़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल पकड़ी है तो मैं बता सकती हूँ कि ये पेंसिल है, उसका साइज़ देख के, उसका टेक्सचर, उसकी फॉर्मेशन देख के बता सकती हूँ। लेकिन इस केस में अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में पकड़ाई जाएगी तो विद आइज क्लोज मैं नहीं बता सकती कि मेरे पास क्या चीज़ है। पोस्टीरियर पेराइटल लोब का आएगा तो फेलियर टू रिकग्नाइज वन हाफ ऑफ बॉडी ऑफ हिज हर और होन, मतलब ये कि अपने दूसरे हाफ का जो है वो पता ही नहीं होगा कि एग्जिस्ट ही करता है कि नहीं, मतलब एक हाथ की ना मूवमेंट है, ना उसको उस पर ना उस पर कोई चोट लगने का या इस तरीके से कुछ भी जो है ना सेंसर उसकी सारी लॉस हुई होंगी। नेक्स्ट है लीजन विजुअल कॉर्टेक्स का। प्राइमरी विजुअल एरिया में अगर आता है तो क्रॉस्ड होमोनिमस हेमिएनोपिया होगा विद मैक्यूलर स्पेयरिंग, और इंफीरियर क्वाड्रेटिक हेमिएनोपिया हो जाएगा, ठीक है, अगर कैल्कुलाइन सर्कस से बिलो आता है। और अगर अबव कैल्कुलाइन सर्कस से आता है तो फिर सुपीरियर क्वाड्रेंटिक हेमिएनोपिया हो जाएगा। हेमिएनोपिया हाफ ऑफ द आई, ठीक है, क्वाड्रेंटिक मतलब अपर हाफ, 4 पोर्शन करें आई के तो उसमें सुपीरियर क्वाड्रेटिक हेमिएनोपिया सेम साइड पे। समझ आइए इस चीज़ की? मैम ये दोबारा बता दें। मैम दोबारा बता दें। बताती हूँ, मैं कैमरा ऑन करती हूँ। ये अगर आई है, इसके 4 हिस्से करें, ठीक है। इसमें अब अगर ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब अगर लेफ्ट साइड में लीजन आया है, अगर लेफ्ट साइड में लीजन आया है तो क्या होगा कि सॉरी, हाँ जी, अब हम बात करें कैल्कुलाइन सर्कस से अबव की, तो इसमें आया है इंफीरियर क्वाड्रेंटिक हेमिएनोपिया। इंफीरियर क्वाड्रेंट में हेमिएनोपिया इस साइड पे आया, अगर लेफ्ट साइड का लीजन है, लेफ्ट लीजन में क्या हुआ, इंफीरियर क्वाड्रेंटिक हेमिएनोपिया। और जो हमने पहले ऊपर पढ़ा कि क्रॉस्ड होमोनिमस हेमिएनोपिया, क्रॉस्ड का मतलब दूसरी साइड पे, होमोनोमस यानी दोनों तरफ, हेमिएनोपिया क्रॉस्ड होमोनोमस हेमिएनोपिया आ गया, ठीक है। और जो हमने पढ़ा अबव कैल्कुलाइन सर्कस है तो उसमें सुपीरियर क्वाड्रेंट का हेमिएनोपिया आ गया, ठीक है। समझ आ गई? अब समझ आइए इस चीज की?
यस मैम आ गई है। और अगर ऑक्सीपिटल लोब में होगा तो वहाँ पे सेंट्रल स्कोटोमास डेवलप हो जाएंगे, यानी कि वो जो विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आ रहा होता है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी विजुअल एरिया में आएगा तो लॉस ऑफ एबिलिटी होगी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स इन ऑपोजिट फील्ड ऑफ व्यू, यानी अगर राइट साइड पे आया तो लेफ्ट साइड के विजन में जो चीज़ें आ रही हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। ऑडिटरी कॉर्टेक्स के एरिया के लिए है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में आएगा तो बायलेटरल लॉस हो जाएगा हेयरिंग का, बट लॉस विल बी ग्रेटर इन कॉन्ट्रालेटरल ईयर, ये हमने तब भी डिस्कस किया था। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में आएगा तो वर्ड डेफनेस हो जाएगी, यानी कि समझ आवाज़ें तो आएंगी लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकेगा। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है, जिसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन इंटैक्ट है लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो नॉन फंक्शनिंग हो गया, यानी कि पेशेंट अवेयर तो मतलब होश में तो है लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, सिवियर हेड इंजरीज हो जाए या एनॉक्सिक सेरिब्रल इंसल्ट हो जाए, उस केस में होता है कि वो कॉन्शियस है, तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है, कुछ भी उसे समझ नहीं है। Vegetative state में patient is awake, has sleep-wake cycles but no awareness and cannot respond to verbal or painful stimulus, मतलब उसे और कुछ भी, सिर्फ वो जाग रहा है, उसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं है। एपिलेप्सी क्या है, बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, सडन ट्रांजिटरी डिस्टर्बेंस होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, जिसमें जो है फिर फौरन ही जो है एक दफ़ा उसका एपिलेप्सी का अटैक आता है और फौरन ही वो ख़त्म हो जाता है, और रिकरेंस भी इसमें होती है। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ होगा अगर तो इसमें सीजर्स आएंगे जो कि पार्शियल हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, या जनरलाइज हो सकते हैं जिसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस कर सकता है। कुछ पेशेंट्स में जनरलाइज सीजर जिनमें होते हैं उनमें नॉन कन्वल्सिव अटैक्स भी आते हैं और पेशेंट जो है वो मतलब एक जगह पे जैसे स्टेयर किए जा रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस स्टेट में है या क्या है, उसे पेटेट मॉल एपिलेप्सी कहते हैं। कॉज क्या है एपिलेप्सी की अननोन है और कोई जूता संभालने से ये ठीक भी नहीं होती, मतलब कोई गलत है। वेंट्रिकुलर सिस्टम के लीजन्स हैं, पेपिलिडीमा क्या होगा कि अगर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी क्या है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर सीएसएफ की अमाउंट ज़्यादा हो गई है और रेज्ड हो गया है प्रेशर किसी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से, तो वो कंप्रेस करता है रेटिनल वेन को और उसकी वजह से फिर क्या होता है कंजेशन हो जाती है वहाँ पे, और जो ऑप्टिक डिस्क है वो बाहर की तरफ आ जाती है और एडिमा हो जाता है जिसे हम पेपिलिडीमा कहते हैं। और सिस्टम पेपिलिडीमा होगा तो वहाँ पे ऑप्टिक एट्रोफी और ब्लाइंडनेस के भी चांसेस हैं, इस तरीके से हो जाती है। ये नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, और ये पेपिलिडीमा में इस तरह से हो जाती है कि प्रेशर पीछे से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक हो गया। हाइड्रोसिप्लेस क्या है, हाइड्रोसिप्लेस नाम आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, इसमें सीएसएफ की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है या उसका फ्लो में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ बढ़ जाए, नॉर्मल 150 ml है, या फिर रेज जो है प्रेशर जो कि नॉर्मली 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है, होता कब है, अच्छा रेयरली इट अकर्स विद नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर, मतलब प्रेशर नॉर्मल रहता है लेकिन उनमें हो क्या रहा होता है कि अमाउंट ज़्यादा हुई होती है, इस तरह से सर बड़ा हो जाता है उनका, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से। हाइड्रोसिप्लेस दो तरह का होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग। जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसमें जो सारे कनेक्शंस थे वो लॉस हो जाएंगे, कहाँ पे, जहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है जहाँ पे, और जहाँ से उसका एग्जिट आ रहा है, यानी कि एग्जिट कहाँ से आ रहा था सबरेकनोइड स्पेस में, फोर्थ वेंट्रिकल के फोरामेन ऑफ लेजेंडी और फोरामेन ऑफ ट्रिस्का से, वहाँ से इसका जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी जिसकी वजह से वो जहाँ पे बन रहा है वहीं पे वो एक्यूमुलेट होके प्रेशर जनरेट करेगा। और कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी लेकिन उसकी अमाउंट ही ज़्यादा होगी है। कॉजेज क्या है, एक्सेसिव फॉर्मेशन, कोई ट्यूमर हो सकता है क्रोइड प्लेक्सिस का, ब्लॉकेज हो सकती है सर्कुलेशन में, यानी जो बन रहा है वो वहाँ का वहाँ ही है और आगे नहीं जा रहा। कंजेनिटली बाय ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोरामेन ऑफ लेजेंडी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोरामेन ऑफ ट्रिस्का बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट और ट्यूमर, या डिमिनिश्ड एब्जॉर्प्शन के वो बन तो रहा है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट की वजह से, वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से, या प्रेशर ऑन वीनस साइनसिस की वजह से, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल सेलुलर वेन की वजह से। एबनॉर्मलिटीज़ जो आती है सीएसएफ प्रेशर में उनकी वजह से क्या क्या होता है, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल एडीमा, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है, सेरिब्रल एब्सेसिस और हेमाटोमा। मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सीएसएफ की अपीयरेंस कैसी होती है, जिस तरीके से हम ब्लड टेस्ट करते हैं उस तरीके से सीएसएफ का टेस्ट करते हैं, नंबर पंक्चर करके हम
बिटवीन L2 एंड L3 में से निकालते हैं CSF नॉर्मली कैसा होता है, बिल्कुल कह लें आपके कलरलेस सा फ्लूइड होता है, जैसे थोड़ा सा थिक पानी से लेकिन थोड़ा कलरलेस सा। अगर क्लाउडी अपीयरेंस हो जाए तो उसकी क्या रीजन होगी कि उसमें फोल्डोमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होंगे और प्रोटीन्स एक्स्ट्रा होंगे। अगर येलो अपीयरेंस हो रही है उसकी क्या वजह होगी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से जब अगर सबएरेक्नोइड हेमरेज हुआ है तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गई होगी और उसकी वजह से उसकी येलो सी अपीयरेंस आ जाती है। CSF को अगर टेस्ट किया है और अगर उसमें न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा आया है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस है। अगर लिम्फोसाइट काउंट ज़्यादा आया है तो सेरिब्रल ट्यूमर्स हो सकते हैं, सेरिब्रल इन्फार्क्शन या मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो टीबी मेनिंजाइटिस होगा, पोलियोमाइलाइटिस या फिर MS गैमा ग्लोबुलिन्स की वजह से। अगर RBCs की अमाउंट ज़्यादा है तो कोई वर्टिब्रल वेन का पंक्चर है या सबएरेक्नोइड हेमरेज हुई है। और अगर ग्लूकोज काउंट डिक्रीज है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, ये हम CSF का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें से फिर ये जो उसकी रिपोर्ट आती है उसमें फिर ये देख लेते हैं कि किसमें डिफरेंस आया है तो क्या चीज़ है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके आगे से ये चीज़ें कि कब एब्सेंट होती है, प्रीमेच्योर बेबीज में प्रेजेंट नहीं होती, तो मैकेनिकल ट्रॉमा हो जाए तो ब्लड ब्रेन बैरियर लॉस हो जाता है किसी टॉक्सिक इंजरी की वजह से या फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स की वजह से। और इसके अलावा एक और बात यह है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है फीटल लाइफ में भी प्रेजेंट नहीं होता। इतना ही है, आज कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ लें। इजी लेक्चर था, सारे पुरानी चीज़ों से ही रिलेट करके हम आगे चले थे। लियंस भी, वेंट्रिकुलर सिस्टम भी हम साथ साथ पढ़ते रहे ब्रेन में, लियंस भी हमें आइडिया था कि उसके फंक्शन के साथ साथ ही हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो बच्चा पूछ लें मुझसे। जी बच्चों, मैम ब्लड ब्रेन बैरियर दोबारा बता दे एक दफा। ब्लड ब्रेन बैरियर बता दूं एक दफ़ा? यस मैम। बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर हमने जब पढ़े थे ना कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में सेल्स प्रेजेंट है CNS में, वो एक्साइटेबल भी है और नॉन एक्साइटेबल। जो नॉन एक्साइटेबल पढ़े थे उसमें हमने एक पढ़ा था एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं, यानी कि वो कैपिलरीज के सराउंड करके उनको और एक लेयर सी बना देते हैं ताकि वो ब्लड जो है वहाँ से लीच आउट करके ब्रेन में ना आ जाए। ठीक है, ओके मैम, जज़ाकल्लाह मैम। इसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। और यही जो है एस्ट्रोसाइट्स ही हमारी ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रही हैं वो ब्लड के थ्रू आ रही हैं। जब वो ब्लड में आई हैं तो ब्लड के कैपिलरीज के फौरन साथ एस्ट्रोसाइट्स आ गए, वहाँ से डिफ्यूज होकर एस्ट्रोसाइट्स में आएंगे, फिर वो एस्ट्रोसाइट्स आगे जाके ब्रेन को सप्लाई करेंगे। आप ये पुराना लेक्चर निकाल के देखिएगा, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू Yes, में ma'am. हमने ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आई है? आगे है मैम। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। बच्चों आप लोग प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवा लें ताकि एज सून एज जैसे भी यूनिवर्सिटी ओपन होती है और आप लोगों को बुलाने का होता है तो फिर आप लोग आ सकें। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। मैम जिस तरह वैक्सीनेशन की 2 डोजेस लगती हैं ना, तो अगर एक डोज लगवाई हो तब एंट्री करवा सकते हैं क्या? बता देगी, लेकिन आप लोग एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो लगवाएं ना। कहा आपने? बेटा ये बाद में डिसीजन जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा वो तब तक होगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी फर्स्ट डोज तो आप लोग कंप्लीट करें ना। फर्स्ट डोज तो मैम अभी सेकेंड डोज की डेट नहीं आई, अभी सिर्फ फर्स्ट डोज लगवाई हुई है, तो उस कोई तो नहीं ना होगा। मैम हमारी तो बेटा फिलहाल फर्स्ट डोज तो लगवाए ना, जब सेकेंड डोज का टाइम आएगा तभी सेकेंड डोज लगेगी, वो पहले से तो नहीं लगवा सकते। तो फिर पता नहीं जो भी डिसीजन करेंगे कि फर्स्ट डोज वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते, एटलीस्ट आप लोगों का वो तो कवर हुआ हुआ हो ना। मैम सेकंड डोज में तो 28 डेज के बाद लगाते हैं, तो फिर क्या हम तब तक यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे क्या? एटलीस्ट फाइनल से पहले पहले तो लग जाएगी ना।
ना सेकंड डोज भी। मैम हमारी तो फर्स्ट भी नहीं आई। लगवाए ना बेटे, यही तो मैं कह रही मैम हूँ। वो डेट खुद देते हैं ना, हमारी अभी डेट ही नहीं आई। अच्छा, आप लोगों की स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन, जी मैम। बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को आ जाए और फिर हो जाए, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जरूर जो वाले से पहले कि अचानक आप लोगों को यूनिवर्सिटी आना भी हो और कुछ भी हो, लेकिन आप लोग वैक्सीनेटेड ना हो। मैम सिचुएशन से बचने के लिए जब करानी ही है बच्चे, तो आज नहीं तो कल करानी तो है ही ना, ये सोचें आप लोग तो करा है। मैम जी बिल्कुल। मैम मिट्स का थोड़ा सा फॉर्मेट बता देंगे किस तरह होगा, ताकि हम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना तो स्टार्ट करें। तो अभी मुझे ही नहीं पता ऑन कैंपस होगा ऑनलाइन होगा, कुछ भी नहीं पता। अगर ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। मैम हमने मंडे से आना है यूनिवर्सिटी। बेटा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैम हमें मेल तो आई हुई है कि 7th को रिज्यूम हो रही है, तो लेकिन देखो, टीचर्स ने कुछ नहीं बताया। सर बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा अब कम आ रही है कि पहले से ही कम आ मैम रही समझ भी नहीं आ रही। मैम सही आ रही है। मैम पहले ठीक। है? ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम पेपर ऑन कैंपस होगा। जी बच्चे, जी जी पूछिए। पेपर ऑन कैंपस होगा तो रिटन पेपर होगा कि एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। ऑन कैंपस होगा तो मिक्स होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे और एससीक्यूज भी होंगे। मैम मिड्स का सिलेबस क्या होगा? जी बच्चे, मिड्स का सिलेबस। बेटा जितने टॉपिक्स जितने लेक्चर्स पढ़े होंगे वो सारे मिड में इंक्लूड होंगे। ओके मैम। मैम कम कर दें। बेटा देखेंगे, मिड आएंगे तो सब देखेंगे ना, कम करने हुए तो कम कर दूंगी, प्रिपेयर यस करना है मैम। हमने। ठीक है। और किसी ने कोई बात करनी है? नो मैम। ठीक है बच्चा, आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।